जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग द्विवेदी युग को देखेंगे। भारतेंदु युग को हम लोगों ने देख लिया है। आज का हमारा जो विषय है वो द्विवेदी युग है। मैंने आपसे बताया बच्चों कि 10 से 15 मिनट के हिंदी साहित्य के वीडियो आपके छोटे छोटे होंगे, बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो 20 मिनट के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होंगे। और पार्ट वाइज हम आपको सब कराएंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत की किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी साहित्य पूछा जाएगा तो आपको ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल होगा जितना कि आप किताब से पढ़ते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, क्योंकि उन चीजों को हमने निकाल कर व्यवस्थित तरीके से लगा दिया है। निसंदेह आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब पूछे जा रहे हैं, उठा के बैक पेपर भी देख सकते हैं। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही द्विवेदी युग का प्रारंभ माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म अगर की बात करें तो इनका जन्म दौलतपुर में हुआ था। जिला की बात करें तो जिला रायबरेली में। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती 1903 में प्रकाशित होती है। सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित होती है? 1903 में। और इनकी प्रसिद्ध कविता क्या है? प्रसिद्ध कविता क्या है? सर्गो नरक ठिकाना नाही। सर्गो नरक ठिकाना नाही इनकी प्रसिद्ध क्या है? कविता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। इनकी रचनाएं हैं हिंदी की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता और अद्भुत आलाप इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम लोग द्विवेदी युग में देखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास जी को। बाबू श्याम सुंदर दास जी को हम लोग देखेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की क्या की थी? स्थापना की। नागरिक प्रचारणी सभा की क्या की? स्थापना की थी। रचनाएं की बात करें तो हिंदी भाषा साहित्य और साहित्य लोचन इनकी 3 रचनाएं हैं। हिंदी भाषा साहित्य और साहित्य लोचन। ठीक, ये 3 रचनाएं किसकी हैं? बाबू श्याम सुंदर दास की है। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के अगले कवि कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी मासिक पत्रिका का नाम है समालोचन। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है समालोचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ये ध्यान रखिएगा, गुलेरी इनका उपनाम है, इनकी टाइटल है। ठीक है। रचना इनकी है कछुआ धर्म। बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में, आसानी से पूछ लेता है कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो कछुआ धर्म किसकी रचना है दोस्तों? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अब बात करते हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं सरदार पूर्ण सिंह को कि ये बहुत बड़े निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका निबंध ही आपसे पूछा जाता है कि ये निबंध किसका है। तो इनके निबंध की हम बात करें तो आचरण की सभ्यता इनका निबंध है, सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, पतिव्रता। इनके जो ये 5 निबंध हैं यही आपसे ज्यादा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यही आपके क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला द्विवेदी युग में हम लोग देखेंगे श्रीधर पाठक हैं द्विवेदी युग में अगला। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। किसको? श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। अगर पूछ दे कि खड़ी बोली का स्वच्छंदतावादी कवि कौन है तो खड़ी बोली का स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना तो है लेकिन इनकी फेमस यही है कश्मीर सुषमा। प्राय आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक जी की है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। समझो बच्चा इसका भेद, है ना। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये प्रमुख पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक जी की है। अगला देखेंगे हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका उपनाम है हरिऔध।
इनका उपनाम क्या है दोस्तों? हरिऔध है। इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। पूछ दे कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो आधुनिक काल का सूरदास या आधुनिक युग का सूरदास कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इन्हें कवि सम्राट की भी उपाधि से सुशोभित किया गया है। आइए इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी रचनाएं बड़ी ही प्रसिद्ध हैं और आपसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, रस कलश, ठीक, चोखे चौपदी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे और वैदेही वनवास, इनका सबसे ज्यादा जो पूछा गया जो रचना है वह कौन सा है? प्रिय प्रवास है। दोस्तों नोट्स भी आप बनाते जाइएगा। देखिए परीक्षा, किसी एग्जाम की तैयारी हम एक दिन में नहीं कर सकते, हमें छोटे छोटे कड़ियों को जोड़ना होगा और आत्मविश्वास के साथ, जब अपने दिमाग को आत्मविश्वास के साथ कहीं लगाएंगे वहां सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य व करुण रस प्रधान। आपसे अगर पूछे कि प्रिय प्रवास में कौन सा रस प्रधान है, तो करुण रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है दोस्तों? करुण। यह खड़ी बोली का, ध्यान रखिएगा, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आपसे पूछे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताइए। तो प्रथम महाकाव्य कौन सा होगा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी आपका क्या होगा? प्रिय प्रवास होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें राधा को नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहां से दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यह करुण रस प्रधान ग्रंथ है, ठीक। कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि के रूप में, सबसे बड़े कवि के रूप में किसको जाना जाता है? तो गुप्त जी को जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। इनको आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं, इनको आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने, गांधी जी से हम मतलब क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि शब्द से संबोधित किया। अगर आपसे पूछे कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। क्यों कहा? जब इन्होंने भारत भारती लिखा, इसी के कारण खुश होकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया, ये पूछा जाता है। अगला है प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रमुख रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा, साकेत और झनकार। इसमें यशोधरा और साकेत काफी इंपॉर्टेंट है। भारत भारती भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों आपसे ज्यादा से ज्यादा बार आपसे पूछ ले जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा इनकी सभी रचनाओं को याद करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम तैयारी हमेशा शॉर्ट में जाना चाहते हैं, शॉर्ट में नहीं। तैयारी को अच्छे से आप करिए, शॉर्ट में मत भागिए, शॉर्ट में मत भागिए। अब बात करते हैं साकेत की। तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत ग्रंथ में कितने हैं? 12। राम काव्य का यह दूसरा स्तंभ है। राम काव्य का क्या है ये? सॉरी, राम काव्य का ये दूसरा स्तंभ है दोस्तों, दूसरा स्तंभ है, ठीक। साकेत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साकेत का शाब्दिक अर्थ है अयोध्या। साकेत का शाब्दिक अर्थ क्या है? अयोध्या है। साकेत के 8वें सर्ग में कैकेयी का अंताप तथा 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन की वेदना का उल्लेख है। भाई देखिए, कैकेयी ने तो पुत्र मोह में 14 वर्ष का वनवास मांग ही लिया था, बाद में बड़ा अनुताप करती है, पछतावा होता है। वनवास राम को मिला था लेकिन सीता और लक्ष्मण को नहीं मिला था, सीता और लक्ष्मण को नहीं मिला था, लेकिन उर्मिला को भी 14 वर्ष का वनवास मिला, क्योंकि भातृ प्रेम में लक्ष्मण, वाह रे भाई, कि भातृ प्रेम में लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ चले जाते हैं वनवास। तो 14 वर्ष का वनवास किसको मिल गया? उर्मिला को भी मिला। भाई आज के सामाजिक जो परिवेश है, वाह वाह, 14 वर्ष वनवास उनके मिला, तो कहां है जेब वनवास?
लेकिन नहीं, ये रामायण जो है हमें परिवार के दुख सुख को सहन करने और सबके दुख को एक दुख, सबके सुख को एक सुख मानने की बात बताता है, सिखाता है कि राम को हुआ लक्ष्मण को नहीं। लेकिन लक्ष्मण क्या है कि राम के साथ चल देते हैं कि भैया को वनवास हुआ है, भैया अकेले नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। और वाह उर्मिला ऐसी मां, मैं उनको मां बोल रहा हूं, उर्मिला उनकी पत्नी थी, कि वह अपने पति के इंतजार में 14 वर्ष कैसे उन्होंने बिताया होगा। आज के परिवेश में एक दो दिन एक फोन अगर न उठाइए, फिर आप देख लीजिए क्या स्थिति होने वाली है। जब भरत ननिहाल से आते हैं और जब उनको सारी बात पता चलती है, तो भरत का प्रेम देखिए अपने भाई के साथ। भरत ने कहा ना ना ना, मैं भी 14 वर्ष बाहर रहूंगा और इस ताक पर ये जो पाठ है, ये जो पद है, जो राजा है, भरत नहीं बनेंगे, भैया राम ही इस पे बैठेंगे, भरत नहीं बैठेंगे। लेकिन आज के भाई क्या हैं? गद्दार हैं। मौका मिला नहीं कि सब कुछ हड़प ले जाएंगे। आज के भाई गद्दार हैं और केवल अपना हित जानते हैं। लेकिन वाह रे भरत, जब वो आते हैं, उनको सूचना मिलती है, बात समझ में आती है, वो कहते हैं कि ना, उनका जाते हैं, खड़ाऊ लेके आते हैं और रखते हैं, और स्वयं जिस परिवेश में भगवान राम कुटिया में रहते हैं, उसी परिवेश बनाकर, वही माहौल बनाकर भरत भी रहते हैं। वह अगाध प्रेम है। परिवार के दुख को दुख समझिए, परिवार के सुख को सुख समझिए, वही जीवन का सबसे ज्यादा सार्थक मोल है और इस संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कैकेयी अनुताप जो है, ये 8वें सर्ग में है और 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह वेदना का वर्णन है। ये ध्यान रखिएगा, उर्मिला के विरह वेदना का वर्णन है। सॉरी, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब है प्रमुख पंक्ति, सखी वे मुझसे कहकर जाती। यह बात यशोधरा की है, यह बात यशोधरा की है। जब महात्मा बुद्ध घर छोड़कर, बिना यशोधरा, उनकी पत्नी थी महात्मा, बिना बताए चले जाते हैं। यशोधरा जब सुबह होता है, उठती हैं तो रोती हैं और कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, पिया गए परदेश यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। अब यशोधरा को देखिए, यशोधरा को अपने पति के जाने पर दुख नहीं है, वो खुश है। वो कह रहे पिया गए हैं, मेरे पति गए हैं कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन बिना बताए चले गए हैं, यही हमारे दुखों का कारण है कि समाज, परिवार, आसपास पड़ोस क्या कहेगा कि पति पत्नी के बीच रात्रि में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ, कुछ ऐसी बात हुई कि महात्मा बुद्ध बिना बताए घर छोड़कर चले गए। अगर वो मुझसे बता के जाते तो उतना कष्ट शायद मुझे न होता। तो मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा ही मार्मिक तरीके से यहां पर उन्होंने सिखाया है, बताया है, यशोधरा के विरह वेदना को वर्णित किया है। तो इसीलिए मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। वास्तव में एक मातृशक्ति, एक लड़की, एक औरत जो होती है, उनके जीवन में कष्टों का भरमार होता है, लेकिन हम आप उनको समझ नहीं पाते हैं, उनको हम लोग तुच्छ समझते हैं। इस पर भी मैथिली शरण गुप्त ने ध्यान दिया है कि ये अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो ये भी आपसे पंक्ति पूछ लेता है कि यह पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में, इस सेशन में बस इतना ही। आगे फिर हम लोग मिलते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इसको क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।